अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फास्ट स्पोर्ट्स। यू आर वाचिंग गोल्डन बूट। आई एम योर होस्ट अली मिर्ज़ा और मेरे साथ मौजूद हैं सहरयाब अफरीदी। और क्या ही शानदार वीकेंड गुजरा है ये फुटबॉल लवर्स के लिए, और कुछ ऐसे दिलकश और सनसनीखेज मुकाबले हमें इस वीकेंड पे देखने को मिले हैं प्रीमियर लीग के कि शायद वो एक्सपेक्टेशंस हमारी नहीं थी, लेकिन इस वीकेंड पे तो बिल्कुल भी हिलने नहीं दिया अफरीदी जो फुटबॉल फैंस हैं, और बल्कि ऐसे भी लोगों को फ़ैन बना लिया है जो कि शायद फुटबॉल ना देखते हो। बहुत ही शानदार मैचेस कुछ हुए हैं, उनको आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे और आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। उसके बाद हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक पैकेज हमने तैयार किया है टॉटनहम के ऊपर, और ये इसमें आपको बताएंगे कि 2008 में आखिरी वो ट्रॉफी थी जो टॉटनहम ने जीती थी, उसके बाद से उनका सफ़र अप्स एंड डाउन्स का शिकार क्यों रहता है, वो क्यों कोई ट्रॉफ़ी नहीं जीत पाए। बहुत करीब पहुंच जाते हैं लेकिन करीब पहुंचने के साथ ही जो है वो फिर दूरी इख्तियार कर ली जाती है उनकी तरफ से, और शायद वो हाथ नहीं लगा पाते उस ट्रॉफ़ी को। उसकी क्या वजह है, उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री हमने तैयार की है, और कुछ ट्वीट्स हैं रोनाल्डो ने क्या किया है, और रोनाल्डो ने एक ऐसा काम किया है जो कि शायद पहले करना चाहिए था या अभी सही वक्त पे किया है उन्होंने या नहीं किया, इसके बारे में आपको बताएंगे कुछ ट्वीट्स और वीडियोस में। सबसे पहले आज जिस मैच की हम बात करने जा रहे हैं वो मैच है वन ऑफ द बेस्ट मैच ऑफ प्रीमियर लीग दिस सीज़न। ये मैच हुआ है आर्सेनल वर्सेस बॉर्नमथ के दरमियान, और आर्सेनल और बॉर्नमथ के दरमियान ये मैच तकरीबन बराबर था, लेकिन आखिरी वो एक लम्हा ऐसा था जिसमें आर्सेनल को विक्ट्री मिली। 3-2 से आर्सेनल ने ये मैच अपने नाम किया है। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दोनों तरफ से। आर्सेनल की क्या शानदार वाकई परफॉर्मेंस थी या नहीं थी वो अफरीदी से जानेंगे। यहाँ पे स्टैट्स पे एक नज़र डालते हैं, इस मैच में क्या सूरत हाल थी स्टैट्स पे। ये आपके सामने स्क्रीन पे आप देख रहे हैं 31 शॉट्स थे आर्सेनल की तरफ से, बॉर्नमथ के पास सिर्फ 4 थे। शॉट्स ऑन टारगेट 9 थे आर्सेनल की तरफ से, जिसमें सिर्फ 3 को कन्वर्ट करने में कामयाब हुई है, और 4 आप देख रहे हैं दूसरी तरफ शॉट्स ऑन टारगेट जो है वो बॉर्नमथ को मिले, जिसमें से उन्होंने 2 को कन्वर्ट किया। अब ये क्या वजह रही इसमें कि वो गोल करने में कामयाब हुए, ये हम जानेंगे। लेकिन पोजेशन भी आप देख रहे हैं तकरीबन सारा मैच आर्सेनल नहीं खेला है, 81% पोजेशन रखा है उन्होंने, 19% सिर्फ बॉर्नमथ के पास था, उसमें भी 2 गोल करने में कामयाब हो गई। और आप पास एक्यूरेसी देख रहे हैं, फाउल्स देख रहे हैं, येलो कार्ड्स देख रहे हैं आप, कॉर्नर्स भी 17 मिले हैं आर्सेनल को, 1 सिर्फ मिला है बॉर्नमथ को, और उस पर भी जो है वो ये 2 गोल करने में कामयाब हो गई है। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पे। पहला गोल पहले ही मिनट में कर दिया था बॉर्नमथ ने, बहुत ही शानदार खेला, लेकिन आप स्टैट्स को अगर देखें तो ऐसे लगता है कि बॉर्नमथ तो खेलने ही नहीं आई थी। तो क्या हुआ, ये गोल्स कैसे हो गए फिर बाद में जो है वो दूसरे हाफ में आगे जाके, यानी दोनों गोल्स पहले बॉर्नमथ ने कर लिए थे, आर्सेनल को फिर याद आया कि हम भी खेल रहे हैं, फिर उन्होंने गोल किए, फिर आखिरी वो मूवमेंट था। तो गोल्स पे तो हम बाद में भी डिस्कस करेंगे जब व्यूवर्स आपको दिखाएंगे हम गोल्स, लेकिन ये कैसी परफॉर्मेंस थी आर्सेनल की। हाँ, वैसे आर्सेनल को याद आया कि खेलने तो हम ही आए हैं लेकिन गोल वो कर रहे हैं। तो वाकई लेकिन में इतने देखो 90% पोजेशन के साथ बॉर्नमथ जो है वो 2 गोल कर रही है। शॉट्स ऑन टारगेट भी सिर्फ 4 थे, शॉट्स भी सिर्फ 4 थे, कॉर्नर भी 1, उधर 81%, सारा कुछ उधर है। क्या हुआ, मतलब डिफेंस वीक था, क्या कर दिया आर्सेनल ने? एक्चुअली में कॉर्नर भी वो एक ही कॉर्नर जो बॉर्नमथ को मिला था उसमें भी वो उन्होंने गोल कर लिया था। अब बॉर्नमथ को वैसे अगर ये स्टैट्स और भी डिफरेंट हो सकते थे अगर बॉर्नमथ अपने चांसेस, बॉर्नमथ को जो 4 ऑन टारगेट शॉट्स थे वो चारों बड़े अच्छे मौके मिले। मतलब एक तो 1-on-1 था गोलकीपर के साथ, और बॉर्नमथ के 2 प्लेयर्स थे और आर्सेनल का सिर्फ गोलकीपर था। अच्छा। और रैम्सडेल को बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने वो सेव कर लिया, लेकिन उसमें गलती स्ट्राइकर की भी थी कि आप इस तरह की सिचुएशन में अगर गोल मिस करते हो तो बेशक गोलकीपर की वर्ल्ड क्लास सेव हो, लेकिन उसमें आपकी भी गलती काउंट होती है कि आप 1-on-1 गोलकीपर के सामने हो। तो ओवरऑल बॉर्नमथ को जो 19% बॉल उनके पास रही थी उसमें उनको बहुत क्लियर कट, आर्सेनल से ज्यादा क्लियर कट चांसेस मिले, क्योंकि आर्सेनल जो थी वो फेवरेट टीम थी, वो मुसलसल अटैक किए जा रही थी, और सारे प्लेयर्स सलीबा और गैब्रियल जो 2 सेंट्रल डिफेंडर हैं उनके अलावा सारे प्लेयर्स आर्सेनल के जो थे वो बॉर्नमथ की टीम में थे। तो बॉर्नमथ को जैसी ही बॉल मिलती थी और आगे लेके जाते थे तो आर्सेनल के सिर्फ 2 डिफेंडर्स और बॉर्नमथ के 2-3 प्लेयर्स हो जाते थे। तो बहुत मतलब अगर क्लिनिकल होती बॉर्नमथ तो ये मैच जीत सकती थी, लेकिन आर्सेनल वो विनिंग मेंटालिटी जो एक क्लब की है, हालांकि कोई ज़्यादा क्लियर कट चांसेस उन्होंने क्रिएट नहीं किए, मतलब ओवरऑल स्टैट्स उनकी फेवर में थे, लेकिन जब आपकी पूरी की पूरी टीम 11 की जो सारे डिफेंस कर रहे हो और डी के अंदर हो, बॉर्नमथ के 11 खिलाड़ी जो थे इंक्लूडिंग गोलकीपर तो वैसे भी होते हैं,
उसके साथ जो बाकी भी जितने प्लेयर्स थे वो सारे डी में थे और बस उन्होंने बॉल को क्लियर ही करना था और आर्सेनल को शूट नहीं लेने दे रहे थे। तो उसके बावजूद भी आर्सेनल के जो प्लेयर्स में हंगर नजर आया, जो डिजायर टू विन और विनिंग मेंटेलिटी नजर आई, वो हमें एक ग्लिम्स आस्टन विला के साथ जो मैच था 4-2 जीते थे, उसमें भी लास्ट मोमेंट्स में आर्सेनल ने 2 गोल्स कर दिए थे। अच्छा, पूरा मैच जुताना फैसले आर्सेनल के अगेंस्ट ही गए। अब एक पहले जब सबसे पहले हैंडबॉल की शाउट आर्सेनल के प्लेयर्स ने लगाई और बॉर्नमथ के प्लेयर को हैंडबॉल उनके हाथ पे लग गया था बॉल और वो पेनल्टी देनी चाहिए थी, अंपायर ने नहीं दी, VAR ने भी नहीं दी और उन्होंने कहा चलो गेम को चलने दो। वो फिर अगली बार एक और बॉर्नमथ के प्लेयर के हाथ को बॉल लगी, लेकिन उससे थोड़ा सा करीबी मामला था, मतलब वो ज्यादा क्लियर कट था और ये ना बॉल जो हाथ था वो बॉडी के करीब था। तो अंपायर ने कहा कि वो नहीं दी तो ये कैसे दे सकते हैं। अपनी गलती सुधारी नहीं है कि वहां पे गलती हो गई थी। तीसरी बार आखिरी लम्हात में तो VAR लिया फिर इन्होंने, VAR पे भी यही सिचुएशन, VAR ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है, मतलब अंपायर कोई फैसला देता है। नहीं तो VAR को भी पता चल गया कि पहली नहीं दी तो ये क्यों दे। हाँ यही तो। और तीसरी बार में भी, तीसरे बार वाली जो थी ना वो उससे भी थोड़ी सी सॉफ्ट थी, मतलब वो भी आप अगर किसी देन पे अंपायर का दिल करे तो दे सकता है, कोई उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकता क्योंकि बॉल हाथ को लगा था, बेशक बॉडी के करीब था, लेकिन जो तीसरी पेनल्टी शाउट थी वो थोड़ी सी और सॉफ्ट थी, मतलब पहली वाली सबसे ज्यादा क्लियर थी, दूसरी उससे और तीसरी उससे कम। तो उन्होंने कहा कि पहली को नहीं दिया, दूसरी को नहीं दिया, तीसरी को कैसे दे सकते हैं? तो उन्होंने तीनों को ही डिसअलाउ कर दिया। तो अगर ये मैच आर्सेनल ना जीतती तो फिर तो बड़ा रोला पड़ना था, क्योंकि एक पहले भी ऐसा हो चुकी जी एक और केस हो जाता, मतलब 5 तो ऑलरेडी आर्सेनल के अगेंस्ट फैसले जा चुके हैं, जिसमें 2 हार चुके हैं आर्सेनल और 3 ड्रॉ कर चुके हैं। तो ये एक छठा सिचुएशन हो जाती कि आर्सेनल जो है अंपायर की गलत डिसीजन की वजह, और अंपायर की आप देखें कि अंपायर के उसको भी दाद बंदा दे कि उन्होंने एक गलती की, उन्होंने कहा इसको सुधारनी नहीं है, एक और गलती करूंगा ताकि वो पिछली कवर हो जाए और फिर एक और करूंगा ताकि पिछली दोनों कवर हो जाए। तो एनीवेज किसी भी तरह जो है वो मैनेज किया है आर्सेनल ने, इस मैच को 3-2 से जीता है प्रीमियर लीग का। ये बहुत ही कांटेदार मुकाबला था। बॉर्नमथ आपको लगता है एक्सपेक्ट कर रही थी कि आर्सेनल ऐसा खेलेगी या हम पहले 2 गोल कर लेंगे और उसके बाद आर्सेनल को ड्रॉ तक ले जाएंगे, आखिरी मोमेंट्स में वो एक गोल ना होता तो ये मैच ड्रॉ हो जाता? बॉर्नमथ को उम्मीदें थी ऐसी? बिल्कुल, बॉर्नमथ जो था वो रेलीगेशन बैटल में 20वें नंबर पे, 20वें 19वें नंबर के साथ जो है वो कभी साउथहैम्पटन तो कभी बॉर्नमथ आगे पीछे हो रहे होते हैं। तो वो तो रेलीगेशन फाइट के लिए जो भी क्लब आता है तो वो फाइट करता है। बड़े क्लब्स को हमेशा, ये छोटे क्लब जो रेलीगेशन के लड़ रहे होते हैं ये सर दर्द का बनते हैं एंड में सीजन। लेकिन एक सबसे टॉप का क्लब जो है इस सीजन टॉप कर रहा है, उसने बेहतरीन परफॉर्म किया है और एक जो है वो रेलीगेशन में सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है। तो इस तरह का रिजल्ट एक्सपेक्टेड था कि आर्सेनल के अगेंस्ट बॉर्नमथ इतना अच्छा परफॉर्म, अब अच्छा परफॉर्म किया, क्या किया या आर्सेनल ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस तरह का मैच ये होगा। बिल्कुल, कोई इवन बॉर्नमथ के मैनेजर को भी मतलब इस तरह से एक्सपेक्टेशन नहीं थी, खास करके जब पहला गोल हुआ मैनेजर खुद हैरान था कि ये कैसे, प्रीमियर लीग की हिस्ट्री का सबसे सेकंड फास्टेस्ट गोल हुआ है, 11वें 9 और 11 सेकंड्स के बीच में ये गोल हुआ है, मतलब कुछ जगह पे 11 सेकंड्स आ रहा था और कुछ जगह पे 9 सेकंड्स आ रहा था, लेकिन अगर आप 11 सेकंड्स भी ले ले तो मतलब इतना फास्ट गोल। पहले टच जो था मैच को शुरू जो किया था बॉर्नमथ ने किया था, बॉर्नमथ के स्ट्राइकर्स ने एक दूसरे को पास दी, फिर उधर सी स्टार्टिंग लाइन से उन्होंने आगे जाके पास मारी और मतलब वो जब गोल एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत ही कम। चलिए आइए आपको पहला गोल जो प्लेयर्स जो हमने फीचर किए हैं, इस मैच का जो प्लेयर हमने फीचर किया है वो है रीस नेल्सन। आइए आपको उनके स्टैट्स दिखाते हैं। बहुत ही शानदार उनकी परफॉर्मेंस रही, 8.5 रेटिंग थी, गोल एक किया, चांसेस क्रिएटेड जो थे वो 3 किए इन्होंने और एक्यूरेट पासेस 100% थे। मिनट्स प्लेड जो है वो 21 थे। सिर्फ 21 मिनट, ये मेंशन करने का भी मतलब ये है कि 21 मिनट के खेल में उन्होंने कैसी परफॉर्मेंस दी है, इसलिए हमने ये मेंशन किया है। टोटल शॉट्स 2 लिए उन्होंने और एक जिसमें गोल भी किया, क्या ही शानदार गोल था, और ये गोल वो था जो कि विनिंग गोल था। अफरीदी थॉमस पार्टे को वैसे प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया, लेकिन रीस नेल्सन को आपने चुना है, तो थोड़ा सा बताएं हमारी ऑडियंस को। वाकई में, क्योंकि इम्पैक्ट जो था ना वो विनिंग इम्पैक्ट, ओवरऑल पार्टे ने पूरा मैच खेला, बहुत अच्छा उन्होंने खेला, गोल भी स्कोर किया
और लेकिन जो इम्पैक्ट जिस बंदे ने इम्पैक्ट क्रिएट किया और जिसको क्रेडिट जाता है मैच जीतने का, उसमें बेन वाइट और रीस नेल्सन इसलिए ज़्यादा क्योंकि बेन वाइट ने अपने आर्सेनल कैरियर का पहला गोल भी अगर स्कोर किया तो वो रीस नेल्सन के पास भी किया, उन्होंने एक असिस्ट और एक फिर फाइनल मोमेंट में इस तरह का शूट लेना और इतने प्रेशर के अंडर, तो वाकई में इस प्लेयर का बहुत बड़ा स्टेचर है और आगे हमें और बहुत ही शानदार जी हाँ प्लेयर यहाँ पे इन्होंने बेहतरीन खेला है और आर्सेनल ने ये मैच जीता है 3-2 से, बोर्नमथ को हरा दिया है ये मैच प्रीमियर लीग का। दूसरे मैच जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, क्या ही शानदार ये मैच था और ऐसा रिजल्ट जो कि शायद एक्सपेक्ट किया ही नहीं जा रहा था। हार जीत तो होती है लेकिन इतनी बुरी हार जाएगी मैनचेस्टर यूनाइटेड, ये किसी के ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था। एरिक्टन, अब एरिक्टन तो नहीं कहेंगे, अब एरिक 7 हैग कह सकते हैं उन्हें, एरिक 10 हैग नहीं है, 10 से मीन्स 10 हो रहा, 7 गोल करवा लिए उन्होंने। ये मैच हुआ है लिवरपूल और मैनचेस्टर यूनाइटेड के दरमियान और 7-0 से, आपने बिल्कुल सही सुना है, 7-0 से लिवरपूल ने यूनाइटेड को ये मैच में, इसको अपसेट कह सकते हैं नहीं कह सकते ये तो आफरीदी बताएंगे, लेकिन मेरी नज़र में इतनी बुरी शिकस्त यूनाइटेड की शायद बड़े ही सालों के बाद हुई है। धुलाई की है लिवरपूल ने यूनाइटेड की और कोच जो थे वो भी बाद में काफ़ी रो रहे थे कि मेरी तो टीम ही नहीं ठीक, ये टीम खेल ही नहीं रही सही, ये अनप्रोफेशनल जो है वो उस तरह से खेल रहे हैं। लेकिन यही वो टीम है जिसने काफ़ी पीछे भी ये FA कप जितवाया है एरिक्टन हैग को, और यहाँ पे जो है वो एक विनिंग मोमेंटम से आ रही थी टीम। क्या हुआ यूनाइटेड को कि 7-0 से हार गई? क्या दिल ही नहीं था खेलने का, या हिम्मत छोड़ गए, या मोटिवेशन नहीं थी, या प्लान नहीं था, या लिवरपूल ज़्यादा अच्छी साइड थी, या लिवरपूल की लक ने साथ दिया? ये सारी चीज़ों पर बात करेंगे। यहाँ पे स्टैट्स पे एक नज़र डालते हैं और स्टैट्स आपको दिखाते हैं कि क्या सूरत हाल थी। 18 शॉट्स आप देख रहे हैं लिवरपूल की तरफ से थे और 8 जो थे वो यूनाइटेड की तरफ से थे। शॉट्स ऑन टारगेट आप देख रहे हैं 8 थे लिवरपूल के, जिसमें से 7 उन्होंने कन्वर्ट किए हैं, यानी गोल्स में कन्वर्ट किए हैं। 4 थे यूनाइटेड के पास और एक भी कन्वर्ट नहीं किया। पोजेशन भी ज़्यादा रखा यहाँ पे लिवरपूल ने 60%, जबकि 40% यूनाइटेड ने रखा। पासेस आप देख रहे हैं, पासेस भी कम थे यूनाइटेड के और ज़्यादा थे लिवरपूल के। पास एक्यूरेसी में भी पीछे थी यूनाइटेड, पास एक्यूरेसी में लिवरपूल ज़्यादा आगे थी। फाउल्स में आगे थी यूनाइटेड और फाउल्स में पीछे थी लिवरपूल। येलो कार्ड्स में भी आगे थी यूनाइटेड और लिवरपूल पीछे थी। कॉर्नर्स में पीछे थी यूनाइटेड। अफरीदी, जो खाने टिक करने वाले होते हैं उन सब में जो है वो पीछे थी यूनाइटेड, लिवरपूल आगे थी। और जो खाने जहाँ पे कम होनी चाहिए चीज़ें उनमें आज यूनाइटेड ज़्यादा थी। क्या उनको पता नहीं था कि हमने कौन से खाने जो है कि कहाँ पे मार्क करना है और कहाँ पे नहीं करना? ये क्या हो गया है? ये ऐसा तो सोचा ही नहीं जा रहा था। ये वीकेंड पे शॉकिंग न्यूज़ एक मिली है कि यूनाइटेड को हरा दिया है। चले हार समझ में आती है, लेकिन जब ये पता चलता है कि लिवरपूल ने 7-0 से हरा दिया है तो फिर होशो हवास थोड़े से समझ नहीं आती। बिल्कुल 7-0 जो है वो बिल्कुल इनकी तारीख का सबसे स्याह दिन होगा ये मैनचेस्टर यूनाइटेड का, क्योंकि पूरी 100 साल में तीसरी चौथी बार ये हुआ है। और 1928, 26 और 1930 और 31 ये 3 ऐसे साल थे जहां पे लिवरपूल मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 7 गोल कंसीड किए। उसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड ने कभी तारीख में इतने ज्यादा गोल्स कंसीड नहीं किए। आप देखेंगे 90 इयर्स हो गए तकरीबन, 95, 90 इयर्स, मतलब ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 100 साल ऑलमोस्ट हो गए हैं इस तरह की बुरी शिकस्त के लिए। और लिवरपूल ने भी इतने बड़े मार्जिन से 100 साल बाद, 100 साल से भी ज्यादा टाइम हो गए। अच्छा, 1895 में लास्ट टाइम लिवरपूल ने 7-1 से जीता था। तो आप देखें कि मतलब हिस्ट्री ये बनी है, बहुत बड़ी हिस्ट्री बनी है दोनों क्लब्स के लिए। और रिकॉर्ड्स बहुत ज़्यादा टूटे हैं। अब सलाह की भी गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड टूटे हैं। अच्छा चले उस पर तो बात करेंगे, लेकिन मैच की अगर बात करें तो ये यूनाइटेड मतलब क्या, शुरू में तो कोई गोल नहीं हुआ। एक तो होता है आते ही किसी ने गोल कर दिया, 2-3 आपको अंडर प्रेशर आ गए, कोई गोल नहीं हुआ। 40 मिनट तक, 43 मिनट तक मैच ऐसे ही चल रहा था। उसके बाद यूनाइटेड पहला हाफ आपको लगता है अच्छा खेली, नहीं खेली। दूसरे हाफ में तो फिर उन्होंने तबाही मचा दी। लेकिन पहले हाफ की थोड़ी सी अगर बात करें तो क्या देखते हैं आप?
एक्चुअली में पहला हाफ काफ़ी अच्छा एक रीजनेबल मैच था, लेकिन लग रहा था कि लिवरपूल जो है थोड़ी सी बेटर परफॉर्म कर रही है मैच में, और लिवरपूल जो यूजुअली हमें लिवरपूल देखने को मिलती है, अब ये सीज़न जो था वो थोड़ा सा स्ट्रगलिंग सीज़न था, और हमने उनके क्राइसिस के ऊपर भी रिपोर्ट्स बनाई और ओवरऑल बात भी की, मेंशन किया कि कहाँ कहाँ वीकनेसेस हैं। वो सारे खाने जो थे वो लिवरपूल ने इस मैच में टिक किए। अब लिवरपूल का ये होता है कि हाई प्रेस करते हैं प्लेयर्स उनके, और बॉल आगे जाके छीनते हैं, पोजीशन नहीं देते दूसरी टीम को। वो इस सीज़न नहीं हो रहे थे उनसे, क्योंकि उनके जो प्लेयर्स थे, फबीनियो उस तरह से फॉर्म में नहीं थे, जॉर्डन हेंडरसन उनके कैप्टन उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे थे, एलियट जो हैं उनके यंग प्लेयर वो इंजर्ड थे, और डिफेंस में गोल्स लीक कर रहे थे। अब पिछले 5 मैच का अगर हम हाल बताएं तो पिछले 5 मैच में जब से वैन डाइक आए हैं इंजरी से वापस, लिवरपूल ने एक गोल भी कंसीड नहीं किया, मतलब 5 क्लीन शीट्स हो गई हैं ऑलरेडी वैन डाइक के अंडर, और कोनाटे भी इंजर्ड थे, तो वो दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अच्छा कॉम्प्लीमेंट करें, खास करके वैन डाइक क्योंकि लीडर भी हैं और वो बाकी प्लेयर्स को भी एडजस्ट कर रहे होते हैं कि तुम इधर आओ, तुम ये करो वो करो, तो एज अ लीडर भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे वैन डाइक को, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। 15 पॉइंट्स अवेलेबल जो थे उसमें से 13 पॉइंट्स इन्होंने लिए हैं, एक ड्रॉ किया है, 4 जीते हैं, उसमें 7-0 भी था। बाकी ओवरऑल साला उस तरह से आउट ऑफ टच थे, परफॉर्म नहीं कर रहे थे, क्योंकि जब आपका एक तरह से क्राइसिस चल रहा होता है फिर आपके सारे खाने जो हैं वो क्रॉस ही हो रहे होते हैं। तो डिफेंस में उनके जो मेन डिफेंडर थे वो इंजर्ड थे, मिडफील्डर्स जो थे वो कुछ इंजर्ड थे, कुछ परफॉर्म नहीं कर रहे थे। अटैकर्स में अभी तक हालांकि लुइस डियाज जो हैं इंजर्ड है, लेकिन जो नए आए थे वो उस तरह से एडजस्ट नहीं हुए थे, गैक्पो और नूनियज, और साला आउट ऑफ टच थे। तो सारे जो इस मैच में थे वो उन्होंने बॉक्सेस टिक कर दी कि गैक्पो भी आउटस्टैंडिंग, उन्होंने इस मैच में उस तरह परफॉर्म किया जिस तरह वो वर्ल्ड कप में नीदरलैंड्स के लिए परफॉर्म कर रहे थे। नूनियज को सिर्फ एक चीज़ की कमी थी कि वो गोल स्कोरिंग जो थी उससे थोड़ा सा मिसिंग था, लेकिन वो हमने देखा जब रियल मैड्रिड के अगेंस्ट उन्होंने वो फ्लिक गोल स्कोर किया था तो उससे वो कॉन्फिडेंस को मिला, और वो इस मैच में भी हमें देखने को मिला। साला ब्रूटल उन्होंने जिस तरह परफॉर्म किया, आउटस्टैंडिंग। बड़े बाद हमें साला नज़र आए हैं जैसे वो नज़र आते होते थे किसी ज़माने में, और ये तो खैर उन्होंने रिकॉर्ड भी बना दिए हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। यूनाइटेड का क्या कहेंगे? यूनाइटेड लाइक आप अगर ये देखें कि एफ ए कप जो है वो जीती है और इतना ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही थी, बड़े बयान भी आ रहे थे इतने अरसे बाद जो है कोई कप जीती है यूनाइटेड, और एरिक टेन हैग के भी बयान आए थे, हमने प्रोग्राम में भी शामिल किए थे जिसमें वो कह भी रहे थे कि वी शुड सेलिब्रेट दिस विक्ट्री, हमें ये करना चाहिए, और ये जीत तो जीत है, ऑल दो कि उसका कंपैरिजन आप किसी बड़ी लीग या बड़े कप से नहीं कर सकते, लेकिन उनके लिए ये बड़ा अचीवमेंट थी। लेकिन ये वही टीम है जो कि हमें वन ऑफ द बेस्ट टीम नज़र आ रही थी प्रीमियर लीग की, ये इतनी बुरी हार कैसे, क्या रीज़न थी, क्या वजह थी? एक्चुअली वाकई में बहुत बड़ा शौक है ये कि यूरोप की, अभी हमें पिछले शोज़ में भी बताया कि अगर यूरोप में कोई टॉप परफॉर्मिंग टीम्स हैं दो, तो एक नेपोली है, वो भी इस वीकेंड हार गई अपना बहुत अरसे बाद पहला मैच, और लेकिन चलो वो तो रिस्पेक्टफुली 1-0 से हार गई। और दूसरी जो सबसे इनफॉर्म टीम थी यूरोप में वो थी मैनचेस्टर यूनाइटेड, और मैनचेस्टर यूनाइटेड ने तीसरी जो सबसे इनफॉर्म टीम थी, मतलब नेपोली, बार्सिलोना और मैनचेस्टर यूनाइटेड करंटली बहुत अच्छा खेल रही थी। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने बार्सिलोना को भी यूरोपा लीग में नॉकआउट किया, और वो बताया कि हम सबसे बेहतर हैं अभी करंटली। तो रोनाल्डो की हाई तो नहीं लग गई? वो पिछली दफा हमने एक रिपोर्ट भी शामिल की थी, विक्ट्री में उन्होंने भूल गए अपने पुराने खिलाड़ियों को, तो ये भी तो हो सकता है। उन्होंने वो मेरे ख्याल से जो तमगा है वो भेजा नहीं है, नहीं भेजा, तो जब तक वो रोनाल्डो को मिलेगा नहीं ना इनके ऊपर क्योंकि ये तो अनएक्सपेक्टेड था, ये तो बिल्कुल भी, तो क्या डिफेंस कमजोर था, क्या स्ट्रैटेजी नहीं थी, या समझ ही नहीं पाया लिवरपूल की गेम को, या उसको बस डिफेंस में मतलब डिफेंसिव मूड में रहे, क्या लग रहा था आपको? जैसे आपने कहा कि वो जो इन्होंने लीग कप जीता था वो मतलब सबसे लोएस्ट डिग्री का एक टूर्नामेंट है, लेकिन फिर भी कप तो कप होता है, और ख़ास करके जब आप ऑलमोस्ट 5 साल से ज़्यादा टाइम हो गया कि उन्होंने कोई ट्रॉफी नहीं जीती थी, तो इसलिए सेलिब्रेट करना तो बनता था। लेकिन कुछ क्रिटिक्स जो हैं, कुछ पंडित कह रहे हैं कि उन्होंने ओवर सेलिब्रेट किया और अभी भी उस विक्ट्री के नशे में थे। हालांकि इतना बुरा खेलना, आप कोई भी पंडित उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि इतना बुरा एकदम से ओवर द नाइट
एमिलियानो लिसेंड्रो मार्टिनेज जो कि वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर थे अभी करंटली प्रीमियर लीग में और बहुत अच्छा खेले थे, सलाह ने उनको लिटरली डिस्ट्रॉय कर दिया इस मैच में। प्लेयर जो हमने फीचर किए हैं आपको वो दिखाते हैं और बहुत ही शानदार खेल का मुजाहरा मोहम्मद सलाह की तरफ से उनको फीचर किया है हमने। 9.6 रेटिंग, गोल्स जो हैं वो 2 किए हैं, असिस्ट भी 2 किए हैं, चांसेस जो क्रिएट किए हैं वो 3 किए हैं, टचेस जो हैं वो 60 हैं, पासेस इनटू फाइनल थर्ड जो है वो 3 हैं। अफरीदी सलाह के बारे में पहले भी हम काफ़ी तारीफ़ कर चुके हैं और कि वापस फॉर्म में आ चुके हैं। कितना ज़रूरी था इस फॉर्म का वापसी में आना अगले मैचेस के लिए और आगे ये पोजीशन को बेहतर करने के लिए। बिल्कुल, और आप देखें कि इतना क्रूशल वक्त है लिवरपूल की सीज़न का कि उनका नेक्स्ट जो रिवर्स लेग है, दूसरा लेग चैंपियंस लीग में रियल मैड्रिड के साथ, वो अभी आने वाला है। अच्छा, ये भी नहीं है कि आपने किसी छोटी टीम के खिलाफ जो है वो मैच गोल किए हैं, बहुत बड़ी टीम के खिलाफ गोल किए हैं, तो बहुत ही शानदार जो है वो परफॉर्मेंस। और रॉबी फाउलर जो ऑल टाइम टॉप गोल स्कोरर हैं लिवरपूल के, उनका रिकॉर्ड भी तोड़ दिया और अब लिवरपूल के ऑल टाइम प्रीमियर लीग के टॉप गोल स्कोरर बन गए 129 गोल्स के साथ। बिल्कुल, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस, लिवरपूल ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को हरा दिया है और क्या ही हराया है। अब हम बात करेंगे कुछ बाकी मैचेस की और बाकी मैचेस में चेल्सी वर्सेस लीड्स यूनाइटेड का मैच जो 1-0 से चेल्सी ने अपने नाम किया। फाइनली चेल्सी ने भी कोई मैच जीत लिया है और बड़े बड़े खिलाड़ी जो खरीदे किसी काम आ गए। एस्टन विला वर्सेस क्रिस्टल पैलेस के दरमियान मैच एस्टन विला ने जो है वो 1-0 से जीत लिया है। वुल्व्स वर्सेस टॉटनहम का मैच जो है वो टॉटनहम हार गई है एक दफ़ा से फिर। और ब्राइटन वर्सेस वेस्ट हैम का मैच 4-0 से ब्राइटन ने शानदार परफॉर्म करते हुए अपने नाम किया है, वेस्ट हैम को हरा दिया। दूसरी तरफ साउथहैम्पटन जो है रेलीगेशन में थी और 20वीं पोजीशन पर थी, लेकिन यहाँ पे 1-0 से लेस्टर सिटी से ये मैच जीत लिया है उन्होंने। और नॉटिंघम फॉरेस्ट एवर्टन के दरमियान मैच जो है वो 2-2 से बराबर हुआ है। बहुत ही शानदार ये कुछ मैचेस से। और अभी हम आप अफरीदी कोई मैच आप चेल्सी के बारे में आपको लगता है कि अच्छा ये मैच खेल गई है चेल्सी? वो बहुत ही क्रूशल था क्योंकि पूरे 2023 जब से शुरू हुआ है सिर्फ एक ही मैच जीता है, बल्कि नवंबर से लेके अभी तक उनका जिस तरह जब से ग्रैम पॉटर आए हैं जीत तो एक डिस्टेंट रियलिटी बन गया था और बहुत क्रूशल फाइनली जो है वो मैनेज किया एटलीस्ट उन्होंने एक जीत हासिल की। बिल्कुल, पॉइंट्स टेबल आपको दिखाते हैं और पॉइंट्स टेबल पे आर्सेनल जो है वो ये मैच जीता है जिसका हम डिस्कस भी कर रहे थे और जीतने के साथ अब थोड़ा आगे निकल गए हैं। 63 पॉइंट्स के साथ जो है वो पहली पोजीशन पर है। सिटी जो है 58 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है, थोड़ा सा पॉइंट्स का गैप ज़्यादा हो गया है। यूनाइटेड अभी भी तीसरे नंबर पर है, लेकिन आप पॉइंट्स देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 11 पॉइंट्स का फर्क आ गया है सिटी के साथ। अब यूनाइटेड का 49 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर है। टॉटनहम 45 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर है। टॉटनहम का भी सफर ऊपर नीचे जा रहा है, ये मैच ये अपना हार गए थे। और पांचवा जो है वो लिवरपूल अब आ गई है पोजीशन पे और 42 पॉइंट्स के साथ है। आफरीदी आपको अब मुझे तो लगता है कि 3 पोजीशन पे भी आने के लिए जो है वो लिवरपूल फेवरेट बन गई है। यूनाइटेड जो है वो बहुत कम गैप रह गया है। आप देखें कि एक मैच के एक रिजल्ट से कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है कि आपने मतलब तीसरे पोजीशन पे जो कि यूनाइटेड अभी लीग के लिए लड़ रही थी और गेरी नेवल जैसे पंडित्स जो कि यूनाइटेड लेजेंड्स हैं वो कह रहे थे कि 1992 में भी इस तरह की अचीवमेंट सर एलेक्स फर्गसन के अंडर इन्होंने की थी कि मतलब टाइटल रेस में नहीं थे, एंड में आके उन्होंने शानदार परफॉर्मेंसेस दी और टाइटल जीत लिया। तो इस सीजन से कंपेयर किया जा रहा था कि वो टाइटल रेस में शुरू में नहीं थे लेकिन बहुत अच्छी मोमेंटम पकड़ के वो टाइटल रेस में आ गए और एक मैच में उनको सारे ख्वाब चकनाचूर कर दिए। और ये कुछ प्रीमियर लीग के मैचेस, पॉइंट टेबल की सूरत हाल और लेट्स सी आगे किस तरह से जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड इसको अब कवर करेगी। इस हार को, हार एक तो होती है हारना कि आपने टफ टाइम दे के हार गए, लेकिन ये वो हार है जो कि 100 साल ऑलमोस्ट उसके बाद से ये ऐसी हार जो है वो यूनाइटेड को मिली है। अब इससे कैसे निकलेगी, वक्त भी ऐसा है जिसमें निकलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे बड़े क्रूशल मैचेस और आने वाले हैं और आप पॉइंट्स टेबल पर भी तीसरे नंबर पर है। और लिवरपूल अपनी इस विक्ट्री को जो है वो किस तरह से आगे लेके चलेगी ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, उसके बाद वापस आएंगे और वेलकम बैक टू गोल्डन बूट। और अब हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे ट्वीट्स और आज की पहली ट्वीट क्या है रोनाल्डो के बारे में। जैसा कि हम बता रहे थे, Ronaldo sent a plane loaded with supplies such as tent, food, parcels, pillows, blankets, baby foods, milk, medical supplies to help victims of the earthquake in Syria and Turkey.
बहुत ही खूबसूरत जेस्चर, बहुत ही ज़बरदस्त। अफरीदी, मुझे सिर्फ एक जो गिला है, गिला भी नहीं है, वो ये है कि ये पहले भी कर सकते थे, लेकिन पहले हमने सुना था कि जैसे टर्की के एक प्लेयर है, उन्होंने काफ़ी रोल प्ले किया है, इन प्लेयर्स तक रीच आउट किया, और उसके बारे में भी हमने अपने शोज़ में आप लोगों को बताया था कि किस तरह उन्होंने रीच आउट किया बाकी प्लेयर्स को, उन्होंने शर्ट साइन करके अपनी दी। ये बाद में किया है उन्होंने, पहले भी कर सकते थे क्या? थोड़ा सा इस पे रोशनी डालें। एक्चुअली में उन्होंने पहले भी किया है और ये अपनी अब शर्ट दोबारा देके और बाकी डोनेशंस देके, पैसों के जरिए डोनेशंस, लेकिन उन्होंने ओवरऑल ये एक एक्स्ट्रा चीज़ कर दी है। उनको लगा कि और करना चाहिए और थोड़ा सा ऑन ग्राउंड जाके चीज़ें देनी चाहिए। तो ये ऑलरेडी कर तो चुके थे, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा जाके एक एक्स्ट्रा जो है वो उन्होंने किया है, और पूरा प्लेन जो है वो उन्होंने भर के भेजा है, जिसमें सप्लाईज हैं, टेंट्स हैं, फूड्स हैं। और ये बड़ी एक अच्छी बात जो ये है कि जो भी ये सानिहा हुआ, एक इंसिडेंट हुआ है, उसके बाद जो फुटबॉल की फ्रेटर्निटी है उसमें काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को फीफा ने भी जो है वो इस हवाले से काफ़ी काम किया। और इस तरह की चीज़ करने से ये भी एक एलिमेंट होता है ना कि आप जब पैसे डोनेट करते हैं तो वो डायरेक्टली जाके कब मिलेंगे, कब तक उनको चीजें मिलेंगी, लेकिन इससे ना ये डायरेक्ट और फास्ट वो है एड है। एग्जैक्टली। अब मेसी जो है वो सोने के आईफोन तो दे रहे हैं अपने टीममेट्स को, अब थोड़ा सा वो ऐसा करें कि उन्होंने भी वैसे किया है, विक्टिम्स की हेल्प की है, लेकिन वो भी अब इस जेस्चर पे कुछ ना कुछ उनको भी बड़ा करना चाहिए, थोड़ा सा इंडिविजुअल करना चाहिए, जो कि फौरी मदद जो है वो पहुंच सके। बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव यहाँ पे रोनाल्डो की तरफ से। नेक्स्ट हमारे पास एम्बापे के बारे में ट्वीट है, और किलियन एम्बापे गिफ्ट्स record breaking PSG shirt to Ignatius Ganago just 2 weeks after North Star's daughter dies। ये भी एक बड़ा खूबसूरत जो है वो मुजाहरा एम्बापे की तरफ से। अफरीदी बताइए थोड़ी सी डिटेल इसके बारे में। एक्चुअली में ये नॉन्ट के फॉरवर्ड हैं, आगे जाके खेलते हैं, और इनकी बेटी की किसी बीमारी की वजह से पिछले वीक में डेथ हो गई थी। तो अभी इनका मैच था नॉन्ट के साथ PSG का, जो PSG 4-2 जीत गई थी। तो उस मैच के एंड पे जाके क्योंकि ये एक ऐसा मैच था जिसमें किलियन एम्बापे ने PSG का टॉप गोल स्कोरर बनने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है, और 200 गोल्स कवानी के थे, उसका रिकॉर्ड PSG के लिए उन्होंने तोड़ दिया, आगे चले गए। तो वो एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग शर्ट थी, वो भी था एलिमेंट। और दूसरा उन्होंने एक हमदर्दी जाहिर करने के लिए वो अपनी शर्ट जो थी वो उसकी बेटी की अयादत के लिए एक तरह से उनको गिफ्ट कर दी। जी हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त जेस्चर एम्बापे की तरफ से। और अगली जो ट्वीट है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, आइए आपको वो दिखाते हैं। विलियम स्टिल हैज़ led Reims to an 18 games unbeaten run in all competitions at 30 years old. He is the youngest manager in Europe's top 5 leagues. Reims pay a 22,000 euros fine each time Still manages because he doesn't have his UEFA Pro license. अफरीदी, ये भी फिर वो लाइसेंस नहीं है तो लाइक उसके बगैर जो है वो कोचिंग कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो रिजल्ट्स दिए हैं तो आपको नहीं लगता कि अब मिल जाना चाहिए, इसकी कोई सर्टेन एज है उसी में इनको मिलेगा? कुछ वो सर्टिफिकेशन जो होती है, वो लाइसेंस जो होता है, वो जैसे ड्राइविंग लाइसेंस आपको तभी मिलता है जब आप टेस्ट पास करते हैं। तो कोचिंग की भी जो लेवल्स होते हैं वो आप जब तक पास करेंगे तभी आपको कोचिंग का सर्टिफिकेट मिलेगा। आपको लगता है ये पास करेंगे क्योंकि ये तो अच्छा कोचिंग कर रहे हैं? कोई शॉर्टकट निकाल लेंगे, क्योंकि ज़िडान का भी ये सिचुएशन थी जब रियल मैड्रिड को फौरन से उन्होंने मैनेज करना शुरू कर दिया था। तो वो एक सर्टन आपकी अमाउंट ऑफ वो लेवल होता है कि आपने यंग बच्चों को पहले मैनेज करना होता है, स्कूल से सर्टिफिकेट लेना होता है, फिर आगे स्टेप वाइज आप ऊपर आते हो। आप प्लेयर से सीधा जाके प्रो मैनेजर नहीं बनते, तो वो फिर कोई ना कोई जुगाड़ निकाल लेंगे इसके लिए। लेकिन अभी इस सीजन परफॉर्मेंस के लिए बड़ी अच्छी दिलवा रहे हैं ना, ये फाइन्स तो अभी बढ़ रहे हैं, तो अगले सीजन से कुछ ना कुछ सर्टिफिकेशन समर्स में कर लेंगे। तो जो पोजीशन बेहतर हुई है रेम्स की, 8वें फ्रेंच लीग में आ गया 8वें नंबर पे, इन्हीं की बदौलत हुई है। जी बिल्कुल, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स दे रहे हैं रेम्स को, और इसीलिए तो वो एक्स्ट्रा फाइन पे कर रहे हैं, वरना वो क्यों एक यंग मैनेजर के लिए जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो फाइन पे कर रहे हैं। जी आज की कुछ ट्वीट्स और कुछ डॉक्यूमेंट्रीज और कुछ मैचेस प्रीमियर लीग बहुत ही दिलचस्प होता जा रहा है, क्योंकि जो मैचेस हमने डिस्कस किए हैं उसके बाद से अब क्या हालात बनेंगे आगे, कुछ बड़े अपसेट्स भी हुए हैं, हमें देखने को मिले हैं। तो लेट्स सी, उनके बारे में हम बात करेंगे आने वाले दिनों में। आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। अपने मेज़बान अली मिर्ज़ा और सहरयाब आफरीदी को इजाज़त दीजिए। आप देखते रहिए फास्ट स्पोर्ट्स। आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।